तो आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इन वन शॉट। और इस वीडियो को अगर आपने फुल डेडिकेशन के साथ देखा तो आई एम श्योर फिर क्वेश्चन आपको चाहे एमसीक्यू में पूछे जाए या फिर असर्शन एंड रीजनिंग में, आप उसको अच्छे से आराम से सॉल्व करके आंसर तक पहुंच पाइएगा। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। इस बार के सिलेबस को अगर देखा जाए सेशन 21 और 22 के लिए, तो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, जिसके कारण ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में से ह्यूमन आई को टोटली रिमूव कर दिया गया है। तो अब बचता है हमारा सिर्फ और सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कलरफुल वर्ल्ड में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो है सिर्फ थ्योरीज जिन पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए जान लेते हैं आज क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जहां पर हम जानेंगे प्रिज्म के बारे में और न्यूटन्स डबल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, और उसमें जो एक टर्म आता है क्रिटिकल एंगल, ये भी क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, और इसी में जानेंगे कि हमारा जो स्काई है क्यों ब्लू होता है और सन एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज रेड क्यों दिखाई देता है, और व्हाइट कलर का क्लाउड क्यों फॉर्म होता है। इसके बाद हम जानेंगे टिंडल इफेक्ट को, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जानेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसी में हमारा आ जाएगा एडवांस सनराइज और सन डिलेड सनसेट होने का रीजन, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का भी रीजन हम जानेंगे कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में हम जब पढ़ने वाले हैं तो प्रिज्म के स्ट्रक्चर को भी जान लेते हैं कि प्रिज्म होता कैसा है, प्रिज्म का शेप कैसा होता है। प्रिज्म एक पिरामिड शेप का होता है, जिसमें टोटल अगर देखा जाए तो 5 सरफेसेस होते हैं, जिनमें से हमारा जो 2 होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है और 3 उसके रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। अगर आपको प्रिज्म कभी नहीं देखे हैं तो आप एक कॉपी से ही अपने एक नोटबुक से इमेजिन कर सकते हैं। आप अपना एक नोटबुक लीजिए और उसको कुछ इस तरह से उल्टा खोल दीजिए, तो ये जो नोटबुक होगा आपका, एक ये सरफेस होगा उसमें और एक ये सरफेस होगा, ठीक है। ये दोनों सरफेसेस कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे। और हमारा जो नोटबुक का नीचे अगर एक किसी टेबल पे रख दिया जाए तो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहा होगा। तो आपके कितने हो गए रेक्टेंगुलर शेप, 1, 2 एंड 3। ओके, दैट्स व्हाई हियर 3 रेक्टेंगुलर शेप हो गया। और इसके बाद ये जो सामने वाला हिस्सा है, कॉपी के जो सामने वाला हिस्सा जो आपको छेद दिखाई दे रहा होगा, ये एक ट्राइंगल हो गया, और जस्ट इसके बिहाइंड में भी आपका एक ट्राइंगल बन रहा होगा। दैट्स व्हाई 2 ट्राइंगुलर बेस इसको कहा गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हाउ मेनी फेसेस अ प्रिज्म हैव, सो आप क्या लिखेंगे वहां पे, 5। एंड उसके बाद हम जान लेते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म की बात की जाए तो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, यही होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। जो आपने नोटबुक अभी खोला था, वो जितने एंगल पे खोलेंगे उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। अब प्रिज्म का बेसिक काम क्या है, ये हमारा लाइट जो होता है उसको डिस्पर्स कर देता है। और कौन सी लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जैक्टली व्हाइट कलर का ही होना चाहिए। व्हाइट लाइट ही जब प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो वो अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। इसी फेनोमेनन को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। तो प्रिज्म का यही काम होता है। प्रिज्म क्या करता है, जब भी व्हाइट लाइट आती है तो उसको रिफ्रैक्ट करके 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है, और जिसमें देखा जाए तो हमारा जो रेड रहता है वो सबसे टॉप पे रहता है, और सबसे लास्ट में आता है हमारा वायलेट। और अगर बात की जाए तो ये हमारा होना चाहिए था लाइट का पाथ, बट रेड लाइट क्या हुआ, इतना सा डिविएट कर गया। तो रेड लाइट का डिविएशन देखा जाए तो बस इतना है, और ब्लू लाइट का अगर देखा जाए तो वो इतना है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि रेड लाइट कम डिविएट करती है और वायलेट लाइट हमारी बहुत ही ज्यादा डिविएट करती है, ठीक है।
तो प्रिज्म के बारे में आप इतना समझ गए और इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, जो कि अभी मैंने आपको बताया, इट बेंड्स टुवर्ड द बेस। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि लाइट जो है ये होता है प्रिज्म का बेस, ठीक है। ये जो डाउन साइड जो दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रिज्म का बेस होता है, इसी के टुवर्ड्स में बेंड होती है लाइट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बेंड्स टुवर्ड द बेस, डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा हुआ ये वाला भी। और स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर, इसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ये 7 डिफरेंट कलर को बहुत जगह एग्जाम में विबग्योर करके ऑप्शन में दे देता है, बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे कॉल्ड विबग्योर नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो स्पेक्ट्रम है, विबग्योर तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के नाम देखे जाएं तो वो है विबग्योर। आपको पता होगा क्या होता है, वायलेट से रेड तक का कलर का नाम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो उसी को शॉर्ट में विबग्योर बोला जाता है, ठीक। इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो। वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो इसको जब आप ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपको विबग्योर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद हम जान लेते हैं हमारा, इसी को डिस्पर्सन कहते हैं, आपको पता चल चुका है। और इसी में जो हमने जाना कि रेड लाइट जो है कम बेंड करती है और जो ब्लू लाइट है वो ज्यादा बेंड करती है, ब्लू या वॉयलेट, क्योंकि हमारी आंखें जो है सेंसिटिव होती हैं ब्लू लाइट के प्रति, इसलिए हमें रेनबो से बना हुआ कलर और प्रिज्म से निकलता हुआ कलर में जो लास्ट में हमको ब्लू दिखाई दे रहा होता है, जो कि एक्चुअली में वॉयलेट होता है लास्ट में। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये वॉयलेट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा बेंड करता है और जो रेड है वो कम करता है। ऐसा क्यों है? इसके वेवलेंथ के कारण। जो रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है वो कम है। तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये वेवलेंथ है क्या, और जो हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम वो क्या कहलाता है। यहाँ पर सारे वेव्स दिखाई दे रहे हैं आपके, गामा रेज से लेते हुए रेडियो वेव्स तक, ये सारे वेव्स ही तो हैं। पर आप अगर बात करें वेवलेंथ की, तो जो वेव्स बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं ना, वो लॉन्ग वेवलेंथ के होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा रेडियो वेव हो गया, इसीलिए हम रेडियो का इस्तेमाल करते थे, तो गांव, दूर दूर गांव में भी हम उसका चैनल को, हम सिग्नल को पकड़ लेते थे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा होता है। और फिर हमारा जो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये सब जो होते हैं, ये सब शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं। इनके पास एनर्जी तो ज्यादा होता है, बट ये ज्यादा से ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के बीच में हमारा आता है विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम, जो कि अगर नैनोमीटर में देखा जाए तो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक का होता है, ठीक है। ये नंबर्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी रेंज पूछ देता है, ठीक है। नैनोमीटर में अगर पूछा जाए तो 400 से 750, जहां पे 400 किसका है, आपका ब्लू लाइट यानी वॉयलेट का, और रेड का क्या हो जाएगा, 750 नैनोमीटर, ठीक है। और वेवलेंथ की बात करें तो बार बार वेवलेंथ का नाम ले रहा हूं। वेवलेंथ है क्या? जब आप किसी भी वेव को देखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहां पर जो ये क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस को अगर मेजर किया जाए तो उसी को वेवलेंथ कहा जाता है, जिसको लैम्डा सिंबल से दिखाया जाता है। यहां पर अगर आप देखें वॉयलेट लाइट को, तो यहां पर जो वॉयलेट लाइट है, इसका जो वेवलेंथ है, जो ये हिस्सा है, कम दिखाई दे रहा है उसके रिस्पेक्ट में, इसीलिए ये स्मॉलर वेवलेंथ का हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 400 नैनोमीटर का होता है। और हमारा 750 नैनोमीटर का होता है रेड लाइट का, ठीक है। तो इसी रीजन से हमारा डिफरेंट वेवलेंथ होने के कारण डेविएशन भी हमको दिखाई देता है। जिस वेव का लॉन्गर वेवलेंथ होगा, ट्रिक याद रखिए कि वेवलेंथ लेंथ अगर ज्यादा, कौन सा लेंथ, वेवलेंथ, तो डिस्टेंस भी ट्रेवल ज्यादा करेगा क्योंकि डेविएट कम होगा, ठीक है।
तो इसका मतलब हमारा रेड लाइट जो है वो कम डिविएट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यही रीज़न है कि हमारा जो डेंजर का सिग्नल होता है ना, हमारा जो डेंजर का सिग्नल बनाया जाता है, जैसे आपने टावर्स भी देखे होंगे रेड कलर का लाइट को ब्लिंक करते हुए, वो क्यों बनाया जाता है? रेड कलर का ही क्यों? ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का और कोई कलर का क्यों नहीं? और रेड इसीलिए क्योंकि रेड कलर दूर से ही दिखाई दे। अगर कोई प्लेन आ रहा हो और उसको ब्लू कलर का लाइट दिखाई ही ना दे तो अब तक तो वो टावर में टकरा ही जाएगा नजदीक आने पे, ठीक है। लेकिन रेड कलर का होने के कारण वो दूर से ही आपको दिखाई दे और आप पहले ही समझ जाए वहां पे डेंजर है, वहां नहीं जाना है। तो इसलिए डेंजर का सिग्नल रेड कलर को ही चुना गया, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको यहाँ पर कि वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो वो किसका होगा? रेड का होगा, और उसका नंबर भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 400 से लेके 750 रेंज होता है हमारे स्पेक्ट्रम का, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट क्या है, उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। अभी हमने देखा जब प्रिज्म में जब व्हाइट कलर का लाइट डाल रहे थे तो क्या हो रहा था? वो 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा था। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है अगर रेड कलर डालेंगे तब क्या होगा, क्योंकि रेड एक सिंगल कलर है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्ट कर जाएगा। जैसे ही वो प्रिज्म के थ्रू जाएगा सिर्फ और सिर्फ वो अपने पाथ में डेविएशन दिखेगा, बट कलर चेंज नहीं होंगे। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल लाइट ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का, कोई भी कलर का भेजा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा। बट व्हाइट कलर का लाइट यहाँ पे ब्लैक से दिखाई देगा, लेकिन ये क्या है? ये व्हाइट कलर ही है, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड के कारण यहाँ पर व्हाइट कलर में नहीं लिया जा सकता था, इसलिए ब्लैक में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब व्हाइट कलर जब जा रहा है तो हमने देखा व्हाइट कलर 7 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसी के सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया तो क्या होगा? वो सारे के सारे जो कलर्स है ना दोबारा रिकॉम्बाइन होके व्हाइट कलर का ही लाइट बन जाएगा, ठीक है। यही है रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पूछे या फिर न्यूटन्स डबल प्रिज्म पूछे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के ट्रिपल प्रिज्म या उससे ज्यादा प्रिज्म भी बोल दिया जाए, यानी प्रिज्म की संख्या अगर बढ़ा दी जाए। अगर मान लीजिए यहां पर फिर से एक प्रिज्म रख दिया जाए तब क्या होगा? ये वापस व्हाइट लाइट बन गया कि नहीं? और ये व्हाइट लाइट जब जाएगी तो फिर से यहां पे क्या होगा? फिर से यहां डिस्पर्सन ऑफ लाइट दिखने को मिलेगा। यानी नंबर ऑफ प्रिज्म, इफ n अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रिज्म को, और नंबर ऑफ प्रिज्म अगर ऑड है, क्या है? ऑड। जैसे कि अगर सिर्फ 1 प्रिज्म होता तो क्या होता? 1 इज ऑब्वियसली ऑड नंबर, तो हमको 7 कलर देखने को मिलता है। कब? जब ऑड होता नंबर ऑफ प्रिज्म। तो अगर नंबर ऑफ प्रिज्म इवन लिया गया, यानी 2 ले लिए गए, 4 ले लिए गए, समझ रहे? तो देखिए 2 लिए गए तो क्या हुआ? हमको वापस व्हाइट लाइट ही देखने को मिला ना। तो याद रखिएगा अगर व्हाइट लाइट अगर भेजा जा रहा है तो वापस हमको रिकम्बाइन होके व्हाइट ही मिल जाएगा when the number of prism is even, and if it is odd like 3 भी ले ले तो क्या हो गया? फिर से हमको यहाँ पर डिस्पर्सन दिखने लगा। तो यानी 7 कलर्स हमको कब दिखेंगे? जब नंबर ऑफ प्रिज्म ऑड हो, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये मैं मिटा देता हूं अभी के लिए, लेकिन आप ये याद रखिएगा कभी कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हमको। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट आप समझ गए कि हमारा जो प्रिज्म है अगर दोबारा इन्वर्टेड पोजीशन में रखा जाए तो हमारा व्हाइट लाइट दोबारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कब? इन्वर्टेड प्रिज्म के होने पर, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब जान लेते हैं हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसको पढ़ने से पहले हमें क्रिटिकल एंगल को समझना होगा। क्रिटिकल एंगल आप एक बार समझ गए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी कुछ नहीं है। तो पहले जान लेते हैं क्रिटिकल एंगल ये क्या चीज है भला। क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री का हो जाए। आपको इस फिगर से समझाता हूं कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? लाइट बेंड करती है या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट अगर वो सीधी चले जाए
नॉर्मल पे ही हो तो कोई बेंड नहीं दिखाई देता। इतना क्लियर है। जब सीधी लाइट किसी भी में जाए, रेयरर से डेंसर में या डेंसर से रेयरर में, तो कभी भी बेंड नहीं होगी। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, ये आप वाटर समझ लीजिए, और ये एयर है। ये डेंसर हो गया और ये क्या हो गया, रेयरर हो गया। तो लाइट कहां से आ रही है, डेंसर टू रेयरर आ रही है, पहली बात। ठीक है, और सीधा जाने पे कोई बेंड नहीं दिखाई दिया। फिर अगर आपने थोड़ा सा एंगल बना लिया, ठीक है, थोड़ा सा एंगल बनाया, तो जब आप रेयरर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होंगे, तो जिसके कारण हमारा बेंड इस साइड देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहां पर ये एंगल जो है कुछ ना कुछ है, बट वो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और एंगल को बढ़ाएं, इस वाले एंगल को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, इसको आप थोड़ा और बढ़ाएं। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि जब लाइट इतना ज्यादा बेंड हो गई कि यहां पर ये 90 डिग्री का यहां पे एंगल बनाने लगी। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कितना हो गया, 90 डिग्री। कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ये था। तो ये एंगल कब बना, जब ये जो थीटा है, ये थीटा क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। जब ये एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है हमारा, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो 90 डिग्री पे बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने इस थीटा को और भी अधिक बढ़ाया, और भी अगर ज्यादा बढ़ाया, तब क्या होगा, लाइट और ज्यादा बेंड करेगी, और ज्यादा बेंड करेगी। ये तो सरफेस पे थी, तब 90 डिग्री था, और ज्यादा बेंड हुआ तो 90 डिग्री से ज्यादा बेंड होने के कारण ये कहां रह गई, सेम मीडियम में रह गई कि नहीं। वाटर से निकली लाइट पर बाहर नहीं निकली, अंदर ही रह गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो रिफ्लेक्शन है। जहां पर मीडियम चेंज ही ना हो उसको रिफ्रैक्शन थोड़ी ना, उसको तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसीलिए यहां पर रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जब आपका लाइट बेंड हो और वो सेम मीडियम में ही रह जाए। ठीक है, इतना बेंड हो जाए कि सेम मीडियम में ही रह जाए। तो इसके कंडीशन के लिए क्या जरूरी है, पहली बात कि आपको डेंसर से ही रेयरर में जाना है। रेयरर से डेंसर में आप जाएंगे तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब ऐसा केस होता है, तब जब डेंसर में आती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने के चक्कर में वो कभी भी 90 डिग्री से इतना ज्यादा बेंड ना हो के एयर से निकले और एयर में ही रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कब पॉसिबल है, जब आपका डेंसर से रेयरर में जा रहा हो। ठीक है, पहला केस ये हो गया, इट शुड मूव फ्रॉम, लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे तो सिर्फ और सिर्फ वो सरफेस पे ही बेंड हो पाया, सरफेस तक ही बेंड हो पाया। आपको सेम मीडियम में यानी अंदर ही बेंड कराने के लिए इस एंगल को और बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा, इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करना पड़ेगा। इसी क्रिटिकल एंगल से आपने ज्यादा किया तभी आपको मिलेगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, and if it is more than the critical angle it will call total internal reflection। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे रेनबो फॉर्मेशन पे। रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है, अभी हमने सब कुछ पढ़ लिया कि डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, और हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और फिर क्रिटिकल एंगल, ये सब चीज हमने जान लिया। तो अब जान लेते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन के होने वक्त कौन कौन से फेनोमेना आ रहे होते हैं। तो रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एक लाइट आ रही हो, ऑब्वियसली वो सन से आ रही हो, क्योंकि रेनबो किसके कारण बनता है, सन के कारण बनता है। और इसको बनने के लिए सन आपके बिहाइंड में ना, अगर आप रेनबो देख रहे हैं तो सन आपके बिहाइंड में होना चाहिए, और सामने वाटर ड्रॉपलेट होता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा वाटर ड्रॉपलेट। तो ये क्या हो गया हमारा वाटर का एक ड्रॉप। जो वाटर ड्रॉप है, इसमें जब ये लाइट आ रही होगी ना सन से, तो वो अंदर घुसेगी। तो अंदर घुसी तो ये क्या हुआ, यहां पर
तो यहीं पर आप देख रहे होंगे कि रिफ्रैक्शन भी हुआ और साथ ही साथ डिस्पर्सन भी हुआ। तो हमारे 2 पॉइंट तो यहीं बन जाते हैं, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। और इसके बाद जो होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बुक में गलत लिखा हुआ है और पता नहीं क्यों टीचर्स भी बहुत सारे गलत ही बता दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत मिसकंसेप्शन चल रहा है कि इसके बाद क्या होता है। यहाँ का तो क्लियर है, यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन भी हुआ एंड डिस्पर्सन भी हुआ। इसके बाद जो है ये लाइट वापस यहाँ पर बेंड करती है और यहाँ जो बेंडिंग है ना इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये पार्शियल होता है। यहाँ से कुछ लाइट जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, बट कुछ लाइट जो है वो वापस बेंड होती है। ठीक है, कुछ बाहर निकल जाती हैं और कुछ बेंड होती हैं। तो जो बाहर निकल जाती है उससे हमको कोई लेना देना है ही नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ जानना है जो बेंड हुआ। तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ ये बेंड दिखाते हैं, जिसके कारण उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, आप ये याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको मैं अगर आप बोलिएगा तो अभी के अभी प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। अभी आपको मैंने बताया कि क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। बट अगर यहां देखा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये तो लाइट इधर आई है तो ये जो एंगल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जब लाइट वापस अगर उल्टा जाए तो हमने पढ़ा है लाइट के थ्योरी में कि अगर हम लाइट को वापस रिवर्स डायरेक्शन में भेजें तो भी वो इस तरफ ही बेंड करेगी। तो इसका मतलब ये तो बाहर निकल रही है, ये तो बेंड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली बात है कि ये जो है क्रिटिकल एंगल के से तो कम ही होगा। ठीक है, ये जो एंगल है R, ये क्रिटिकल एंगल से कम होने वाला है। ये जो R एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से कम होगा, पता चल गया। और ये क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, ये सर्कल का ये रेडियस है जो कि इसके बराबर होगा। तो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा, तो ये भी इक्वल हो गया, जिसके कारण ये बोथ एंगल इक्वल है। और ये एंगल तो हमने अभी पढ़ा कि ये तो क्रिटिकल एंगल से लेस देन है, तो ये भी तो क्रिटिकल एंगल से लेस देन होगा। तो जिसके कारण ये जब एंगल क्रिटिकल एंगल से लेस है तो यहाँ पर कैसे यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख सकता है कोई। ठीक है, ये डीपली बात है, लेकिन आप बस क्योंकि एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन में दिया हुआ था, पहला ऑप्शन था रेनबो फॉर्मेशन इंक्लूड डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सेकंड ऑप्शन में ही दे दिया था ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाए तब क्या करेगा वो तो पहला ऑप्शन पे ही टिक लगा के आ जाएगा, क्योंकि वहां पर टोटल दिन भर उसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है और सेकंड में इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा हुआ था, गलत हो जाएगा उसका, आते हुए भी गलत। तो ये मिस्टेक आपसे ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में गया हूं, इसके अच्छे से आपको समझाने के लिए आप ज्योमेट्री से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे ये कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ये जो चीज है डायरेक्ट कि यहाँ पर टोटल वर्ड नहीं लिखना है, रेनबो फॉर्मेशन में टोटल वर्ड आपका यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों फिनोमिना है हमारा किसमें, रेनबो फॉर्मेशन में। क्या क्या, तो पहले देख लीजिए इस स्टेज पे क्या हुआ। इस स्टेज पे क्या हुआ हमारा, पहला स्टेज लाइट आई, बेंड हुई तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ और साथ ही साथ लाइट स्प्लिट हो गई अपने 7 कलर्स में। ठीक है, और उसके बाद यहां पर बेंड हुई, इसको कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इंटरनली ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद वही लाइट 7 कलर्स में आपको यहां पर दिख रही होती है। तो सो डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं आगे, इसके बाद देख लेते हैं हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अगर आपसे पूछा जाए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है तो आप बोलेंगे कि लाइट का इधर उधर बिखर जाना इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बट ये एक्चुअली में रेडिएट है। ये वर्ड याद रखिएगा, रेडिएट, क्योंकि अगर जब छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना हमारा, यहाँ पर देख रहे होंगे छोटे छोटे पार्टिकल, अगर साइज की बात की जाए तो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल, 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल
अगर ये पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी स्मॉलर है, तब जब यहाँ पे जो कोई लाइट आती है ना, तो उसका जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद किसी डिफरेंट वेवलेंथ के रूप में वो रेडिएट करती है। ठीक है, तो यहीं पे आपको दिखाया गया होगा कि ये रेडिएट करते हुए, तो जो पार्टिकल है ना वो रेडिएट कर रही होती है, उसके बाद आपको डिफरेंट डायरेक्शन में वो लाइट को भेज रही होती है, तो उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप 12th में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर आप बस इतना जान लीजिए कि अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएट करना लाइट को क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसी में पार्टिकल साइज का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो आसमान है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई ब्लू ही क्यों। ठीक है, ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो हमारा जो आसमान में जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर है ना, वो एक्चुअली में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आपको पता होगा, जिनका साइज अगेन 1 नैनोमीटर से लेस होता है। ठीक है, जो हमारा पार्टिकल साइज है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेस होता है, 1 नैनोमीटर से लेसर देन होता है हमारा क्या, पार्टिकल साइज। और यहां पर जब हमारा ब्लू कलर का लाइट आ रहा होता है, अभी मैंने बताया ब्लू कलर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा आईज जो है वो आसमान को वायलेट नहीं देख पाता है, क्योंकि हमारा जो आंख है ज्यादा सेंसिटिव होता है ब्लू कलर के लाइट के लिए। ठीक है, ब्लू कलर के लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए स्काई वायलेट की जगह ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, जो हमारा रेड कलर का लाइट अगर बात की जाए, रेड कलर के लिए कलर अलग ले लेता हूं। रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा वो हमने पढ़ा ज्यादा होगा, और पार्टिकल यहां पे देखिए, पार्टिकल साइज ये है। ठीक है, पार्टिकल ये हो गया हमारा पार्टिकल। ठीक है, जिसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, 1 नैनोमीटर भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जब यही साइज का यहां पर होगा, ठीक है, और यही साइज का यहां पर, तो क्या होगा, जो रेड लाइट है उसको दिक्कत नहीं होगी इस पार्टिकल से, बट जो ब्लू लाइट है वो इससे टकराएगी, और जो ब्लू कलर है वो अपना एनर्जी इसको देगी, और फिर ये ब्लू कलर को ही रेडिएट करेगी। ठीक है, तो रेड लाइट के साथ कुछ नहीं हुआ, रेड लाइट आराम से निकल गया। ठीक है, लेकिन जो ब्लू कलर का लाइट है वो क्या हुआ, बेचारा स्कैटर्ड कर गया, और जो कलर स्कैटर्ड करेगा वही तो पूरे आसमान में आपको दिखाई देगा। इट्स लाइक अगर होली में अगर आप रेड कलर का ही गुलाल उड़ा रहे हैं तो पूरे आसमान रेड कलर का हो जाएगा, अगर ब्लू कलर का गुलाल सिर्फ मार्केट में अवेलेबल है तो ब्लू हो जाएगा। तो जो लाइट बिखर रहा है, बिखर कौन रहा है, हमारा ब्लू कलर का लाइट, सो दैट्स वाई ब्लू कलर का हमारा स्काई होता है। अब अरे भाई ब्लू कलर का स्काई है तो क्लाउड क्यों व्हाइट है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्लाउड में भी तो वही होते हैं, बट यहाँ पे पार्टिकल साइज का ही मैटर है। अभी मैंने इसीलिए आपको पार्टिकल साइज पे जोर दे रहा हूं। ठीक है, क्लाउड का जो पार्टिकल साइज होता है ना, ये थोड़ा बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, हमारा जो वेवलेंथ का रेंज है, लाइट का वेवलेंथ का रेंज ब्लू कलर का कितना बताया था मैंने, याद है किसी को, 400 नैनोमीटर। ठीक है, रेड कलर का वेवलेंथ 750, याद रखिए, लगभग 750 नैनोमीटर, और इससे भी बड़ा होता है हमारा कौन, लगभग 1000 नैनोमीटर का। कितना, 1000 नैनोमीटर बोले या फिर 1 माइक्रोमीटर बोले। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या, क्लाउड का। क्लाउड का जो पार्टिकल साइज होता है वो लगभग 1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर के होने के कारण ये सभी लाइट को, क्योंकि जब देखिए 1 माइक्रोमीटर का कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा मान लेते हैं, तो ब्लू लाइट ऑब्वियसली वहां पे टकरा के वो भी रेडिएट करेगी, और रेड लाइट जो है वो भी टकरा के उससे बेंड होगी। ठीक है, दोनों केस में आपको, यानी जितने भी कलर्स ऑफ लाइट है ना, सारे के सारे ही स्कैटर्ड होने लगे,
और स्टार्टिंग में जब हमने प्रिज्म में देखा था कि सारे के सारे कलर क्या बनाते हैं, अगेन व्हाइट कलर बना देते हैं, ठीक है। जब ऑल कलर्स ऑफ लाइट अगर स्कैटर्ड करने लगेंगे तो वो क्या दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा, ठीक। बट जब स्मॉल पार्टिकल होता है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर रेडिएट करता है तो ब्लू दिखाई देता है। जब बड़ा होता है तो हमारा सारे 7 कलर्स हमारे स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण वो मिलके दोबारा व्हाइट कलर बनाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया आपको, व्हाइट कलर क्लाउड का क्यों दिखाई देता है और ब्लू कलर का स्काई क्यों दिखाई देता है। ये दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब जानते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक और फिनोमेना आता है हमारा, रेड अपीयरेंस ऑफ सन, ठीक है। सन क्यों रेड दिखाई देता है भला? तो हम जो अगर पृथ्वी ऐसे करके बनाएं, ठीक है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, ये क्या हो गया हमारा अर्थ, ओके, ये क्या हो गया उसका एटमॉस्फेयर। जब हमारा सन सेट कर रहा हो या सन राइज कर रहा हो तो, और जब हमारा सन दोपहर में हो यहां पर कहीं, ओके, दोपहर में कहां होगा, यहां पर, तो जब वो आ रहा होगा इसका लाइट, ठीक है, कहां तक, अर्थ तक, तो एटमॉस्फेयर जो इतना है इसको कवर किया होगा। तो ये डिस्टेंस देख लीजिए, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा लाइट ने इन द एटमॉस्फेयर। और जब इवनिंग के टाइम जब लाइट आ रही होगी तो इतना डिस्टेंस कवर किया होगा इन द एटमॉस्फेयर, एंड अगेन इवनिंग या मॉर्निंग में भी इतना ही डिस्टेंस हो गया होगा, ठीक है। तो अभी इसको कंपेयर कीजिए और इसको कंपेयर किए तो इन दोनों में आपको कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली ये पार्ट काफी बड़ा है, ठीक है। दिस पार्ट इज, ये L ले लीजिए और इसको कोई स्मॉल l ले लीजिए, इसको बड़ा L ले लेते हैं, इसको स्मॉल l। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है हमारा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होने के कारण जो लाइट हो रही होगी, आ रही होगी, उसके साथ सोचिए क्या हो रहा होगा। लाइट जब आ रही होगी तो ब्लू कलर का लाइट, वायलेट, ब्लू, ये सब एक ही भाई है, ठीक है, इन्हीं में लेते हैं। तो ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ये सब क्या हो जाएंगे बेचारे, स्कैटर्ड होना शुरू और आसमान को पूरा ब्लू कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये तो बेचारे आ ही नहीं पाए। उसके बाद जो ग्रीन कलर का लाइट था वो भी थोड़ा दूर तक तो आया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया बेचारा, वो भी रीच नहीं कर पाया। बट रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाता है बिना ज्यादा स्कैटर्ड या डेविएट किए। तो इसीलिए हमारे आईज तक कौन पहुंच पाता है, रेड लाइट पहुंच पाता है। तो रेड लाइट इसीलिए हमको इवनिंग में दिखाई देता है। लेकिन दोपहर में क्या होता है, पूरा का पूरा सन व्हाइट कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। कम डिस्टेंस करना पड़ता है तो सारे के सारे कलर्स हमारे आंखों तक रीच हो जाते हैं, और सारे के सारे अगेन कलर रीच होंगे तो कौन सा कलर देंगे, व्हाइट कलर देंगे। तो दोपहर में व्हाइट कलर का दिखाई देता है, सन बहुत सारे लोग बोलते हैं येलो दिखाई देता है, नहीं, व्हाइट होता है वो, ठीक है। दोपहर में व्हाइट होता है, लेकिन इवनिंग एंड मॉर्निंग में रेड कलर का होता है, क्योंकि रेड कलर हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ, दैट्स व्हाई इट कैन रीच टू आवर आईज, एंड रेस्ट ऑफ द कलर गेट डिविएटेड। समझ गए आप ये रेड कलर का सन क्यों दिखाई देता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे अब, जो कि है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी अगेन स्कैटरिंग का ही एक अलग रूप है, जिसको टिंडल सर ने हमको बताया था इसके बारे में। ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो अब हम पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं। कोलाइडल क्या होता है, आपने 9th क्लास में इसको अच्छे से टिंडल इफेक्ट को पढ़ा होगा, तो इसीलिए ये मत भूलना कि 9th क्लास आपका प्रीवियस क्लास है। तो 10th क्लास में 9th क्लास से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एमसीक्यू में कि कोलाइडल पार्टिकल का साइज बताइए आप मुझे, कहां से कहां तक रेंज करता है। ये क्वेश्चन का रेंज पूछा हुआ है, और लाइट का भी रेंज पूछा हुआ है, जो हमने
ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है 400 से 750 नैनोमीटर। बट कोलाइडल पार्टिकल का रेंज आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, ये 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, कहां से कहां तक होता है? 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक बोले या माइक्रोमीटर तक बोले, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम यूनिट है। दोनों सेम है, यूनिट डिफरेंट है। ठीक है, नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 एंड माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6। ठीक है, ये चीज तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, यही जो रेंज है ना, किसका है? कोलाइडल का। तो ये हमारा हो गया कोलाइडल, जो कि इस रेंज में आ गया। कहां से कहां तक? 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। तो इससे छोटा जो होगा, ऑब्वियसली जो छोटा होगा वो क्या हो गया? हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो ब्लू कलर का जो आसमान दिखाई दे रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल हो गया हमारा, ये जो है ये हमारा किस में पार्टिसिपेट करेगा? यही पार्टिसिपेट करेगा टिंडल इफेक्ट को दिखाने में। जो हमारे यहाँ पे आप फॉरेस्ट देखते होंगे या फिर कभी कभी खिड़की आपके घर में खुला रह जाता है, छोटा सा उसमें से बीम ऑफ लाइट आ रहा हो, तो वो वहाँ पे जो धूल होते हैं उसके कारण क्या होता है, वहाँ पर वो आपको पूरा का पूरा बीम ऑफ लाइट दिखाई दे रहा होता है। तो उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हमको कोलाइडल पार्टिकल्स में ही अच्छे से दिखाई देता है। और इससे नीचे क्या हो जाता है? सॉल्यूशन, और इससे ऊपर क्या हो जाता है? सस्पेंशन। तो ये दोनों तो आपको जानना नहीं है। मेन क्या है हमारा? कोलाइडल, जिसमें हमको हमारा टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करके पूछ देता है, टू हैव द टिंडल इफेक्ट व्हाट शुड बी द साइज ऑफ पार्टिकल। अगर ये नहीं दिया है, ठीक है, नैनोमीटर्स में नहीं दिया है, तो आपको इसकी जगह क्या लिखेगा पता है? रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो हमारा लाइट का स्पेक्ट्रम है ना, वो कहां से कहां तक? 400, ये नंबर आपको याद होना चाहिए अच्छे से। 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में अगर रहे ना, तो क्या रहेगा? वो कोलाइडल पार्टिकल में ही आ जाता है, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में आ जाता है हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन में नंबर ना देके दे देता है क्या? वेवलेंथ ऑफ लाइट। इफ द पार्टिकल साइज इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, नियरली अबाउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन इट विल शो द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए आप याद रखिएगा कोलाइडल या फिर हमारा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसके पार्टिकल साइज अगर उसके बराबर है तो हमारा क्या दिखाई देगा? टिंडल इफेक्ट दिखाई अच्छे से देगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले ये देख लीजिए आप, यही जो फॉरेस्ट में भी क्वेश्चन में ऐसे पूछा है, फॉरेस्ट में दिखाई देता है, कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है वो आप एग्जाम्पल में ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट से आती हुई लाइट आपको, या फिर कुहासे में, अभी जो ठंड होगी तो उसमें जब आप कुहासे में कहीं निकलेंगे, जो कार का लाइट या बाइक का लाइट आपको दिखाई देगा, वो भी एक टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो फॉग का जो पार्टिकल साइज है वो अगेन किसके बीच में है? कोलाइडल पार्टिकल साइज के रेंज में आता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट आपने समझ लिया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये क्या होता है? जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है, तो आपने पढ़ा रिफ्रैक्शन होने के लिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट जाती है तो वो अपना डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है, तो इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इसी के कारण से हमको कैंसिल करना हूं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। सो इसी के कारण से हमको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता भी दिखाई देता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो एक मीडियम की तरह बिहेव करता है, और जब लाइट स्पेस से आ रही होती है और वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एटमॉस्फेयर के कारण हमारा लाइट बार बार
थोड़ा थोड़ा बेंड होता है, और जिसके कारण हमारे आंखों पे एक डायरेक्ट लाइट नहीं आ पा रही होती है। इसी कारण से हमको लाइट जो है स्टार्स की ट्विंकल करते हुए दिखाई देती है। ठीक है, और एक और इसके कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही एक और चीज होता है, जो लाइट हम आ रही होती है स्टार्स से, और उसके कारण हम स्टार्स को जब देखते हैं तो हमको लगता है वो स्टार वहाँ है, बट एक्चुअली में उसका पोजीशन कुछ और होता है। जैसे फॉर सेक ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये दिख रहा है आपको, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे मैं एक बार और बना देता हूँ। जब लाइट आ रही होगी, अलग अलग लेयर होती हैं, ठीक है, जब लाइट स्टार से आ रही होगी तो वो रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग रिफ्रैक्ट किया, ठीक। और यहाँ पर जब कोई आदमी खड़ा है, उसकी आईज उसको देख रही है, ठीक है, तो उसको लगेगा ये जो लाइट है ये कहीं स्ट्रेट लाइन से आ रही होगी, क्योंकि हमारी आंखें सोचती हैं हमेशा कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी, तो ऑब्वियसली हमको ऐसा लगता है कि स्टार यहाँ पर है। तो एक्चुअली में स्टार यहाँ पर है, बट हमको एहसास उसका यहाँ पे होता है। तो इसीलिए एक्चुअल पोजीशन से हमको स्टार का पोजीशन जो है वो दिखाई नहीं देता है, और इसी को कहते हैं अपरेंट पोजीशन में स्लाइटली डिफरेंस दिखाई देना। और एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, स्टार ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट क्यों नहीं करते हैं। अब आप बोलेगा प्लैनेट का तो लाइट ही नहीं होता है तो ट्विंकल कहाँ से करेगा। नहीं, प्लैनेट का भी लाइट होता तो नहीं है, बट जैसे मून आपको दिखाई दे रहा है रात में, पर वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। तो मून का अपना लाइट नहीं है, बट सन का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ रहा है और सन का रिफ्लेक्टेड लाइट वो आ रहा है। तो वैसे ही प्लैनेट पे भी ऐसा ही होता है। प्लैनेट जो सुबह का तारा जिसको वीनस कहा जाता है, वीनस, सैटर्न, ये सब हमको नाइट स्काई में एज अ स्टार दिखाई दे रहे होते हैं। इतने छोटे दिखाई तो हम उसको भी एज अ स्टार ले लेते हैं, बट वो स्टार थोड़े ब्राइट होते हैं, ठीक है। इसी को मैंने अभी कंसीडर कर लिया एज अ स्टार, ठीक है, बट इट इज नॉट अ स्टार, इट इज अ प्लैनेट। एंड इसका लाइट जब हमारे ऊपर आ रहा होता है तो ये एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 ज्यादा से ज्यादा बीम ऑफ लाइट को भेज रहा होता है, क्योंकि ये नजदीक है, प्लैनेट्स बहुत नजदीक है लेकिन स्टार्स बहुत दूर है, जिसके कारण वहां से तो सिंगल रे आ रहा होता है, लेकिन जो प्लैनेट है उनसे बहुत सारे रे होते हैं, और इनमें से कुछ रिफ्रैक्ट कर भी गए तो क्या होता है, एक ना एक तो हमारे आंखों पे पड़ेगा ही नहीं, और यही कंटिन्यूसली पड़ने के कारण हमको जो प्लैनेट है वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देता है। बट सोचिए आप कोई स्टार है और उससे एक ही लाइट आए और वही रिफ्लेक्ट कर जाए तो हमको दिखाई ही नहीं देगा। तो इसी रीजन से हमारा जो स्टार है वो ट्विंकल करता है बट प्लैनेट नहीं करता है, क्योंकि प्लैनेट नजदीक है, जिसके कारण वहां पे बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आ रहे होते हैं और उनमें से 1-2 हमेशा हमारी आंखों पे रीच कर रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ स्टार्स दे आर वेरी फार एंड दे हैव अ सिंगल बीम ऑफ लाइट, एंड इफ इट इज रिफ्रैक्टेड not comes on our eyes, and that's why it will twinkle. So star twinkle but the planet doesn't का आंसर आपको समझ में आ गया। और एक और चीज है जिसके कारण बहुत ही अजीब होता है कि हमको जो सूरज है वो 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। आपको लगता तो है कि सूरज निकल चुका है, हमको दिखाई दे रहा है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में सूरज को उगते हुए देख रहे हैं तो एक्चुअली में वो सूरज होराइजन को पार नहीं किया है, ठीक है। वो लगभग 2 मिनट बाद एक्चुअली में होराइजन को पार करता है। तो ये चीज सेम चीज जो अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार का हुआ ना, वही चीज होता है अपरेंट पोजीशन ऑफ सन का। सन लगता है कि यहां है बट एक्चुअली में वो होराइजन के अंदर ही होता है। इसको हम आगे सनराइज है वो आप समझा देता हूं। यहां पर मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ से जब आप दूर देखते हैं तो आपको जहां पर आसमान और पृथ्वी मिलता हुआ दिखाई देता है उसको कहते हैं होराइजन। तो ये क्या हो गया हमारा होराइजन। इस होराइजन पे जब सूरज यहां पर होता है, जब सन एक्चुअली में कहाँ है, होराइजन के नीचे ही है, बट ये क्या हो गया पृथ्वी और ये हो गया पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। तो जब लाइट आती है ना यहां से, जब लाइट यहां से आती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक।
रिफ्रैक्शन के कारण, बेंड होने के कारण ये अपने आंखों पे दिखाई देने लगती है। तो हमको लगता है सूरज यहां कहीं निकल चुका है, बट ये जो सूरज है ये दिखाई दे रहा होता है हमको, बट एक्चुअल सूरज कहाँ पे है, यहाँ पर। तो अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार में भी यही केस होता है, जिसके कारण स्टार हमको कहीं और दिखाई देता है बट होता कहीं और है। और इन दिस केस में भी कहा हुआ कि हमारा जो सन है वो होराइजन से नीचे ही है, लेकिन हमको उगता हुआ दिखाई देता है। तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, जब सनसेट होगा तब क्या होगा, जब सूरज डूब रहा होगा तो डूब के तो वो यहाँ आ चुका होगा, ठीक है, बट हमको लग रहा होगा रिफ्रैक्शन के कारण कि वो अभी भी हमको दिखाई दे रहा होगा, जिसके कारण हमको लग रहा होगा कि अभी तक तो वो डूबा ही नहीं है। बट एक्चुअली में ये 2 मिनट कभी कभी 120 सेकेंड लिखा रहेगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, पता ही होना चाहिए 2 मिनट में 120 सेकेंड होता है ऑब्वियसली। तो कभी कभी एग्जाम्पल में 2 सेकेंड लिख देता है और बच्चे उसी पर टिक लगा के आ जाते हैं। 2 सेकेंड, 2 मिनट और 120 सेकेंड, समझ रहे हैं ना, कभी कभी सेकंड में या फिर मिनट में लिख दे तो आपको तुरंत ये नहीं कि 2 याद किए तो 2 जहां देखेंगे वही लगा दें, भले 2 सेकंड क्यों ना लिखा हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ये लिखा। तो 2 मिनट पहले आपको सन दिखाई देता है और 2 मिनट डिलेड भी होता है, ठीक है। तो एडवांस में आपको दिखाई दे देता है और देर तक दिखाई देता है। अगर टोटल पूछें, टोटल आपको कितने ज्यादा देर के लिए सन दिखाई दिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तब आप क्या लिखें 2 + 2 यानी 4 मिनट्स, ओके। तो एक्स्ट्रा हमको कितने देर के लिए सन दिखाई देता है इस रिफ्रैक्शन के कारण, कौन सा रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, तो वो होता है 4 मिनट, ठीक है, टोटल, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इसके ऊपर MCQ भी रिवाइज कर लें तो मैंने उसमें भी अच्छे से डिटेल से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी डिस्कस करके रखा है। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक करके वो देख लेते हैं तो आपका MCQ भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।